ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से संघर्ष में दुकानदारों के योगदान की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्गों की सकारात्मक भूमिका के कारण ही पूर्णबंदी सफलता से लागू की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि ये सोचना भी कठिन है कि यदि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने जान जोखिम में डालकर लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई होती तो स्थिति क्या होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश राष्ट्र के प्रति दुकानदारों की सेवा हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 वायरस रंग, नस्ल, धर्म, पंथ, जाति, भाषा या सीमा नहीं देखता है। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के भारत के तौर तरीकों में एकता और भाईचारा होना चाहिए। श्री मोदी ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा कि कोविड-19 वायरस का प्रकोप इतिहास में पिछली घटनाओं की तरह नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य साथ साथ रहने और लचीलेपन से जुड़ा होगा। सरकार आज से अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट दे रही है। हॉटस्पॉट घोषित किए गए इलाकों में ये छूट लागू नहीं होगी। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन कम आय वाले लोगों और किसानों की मौजूदा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने कहा है कि जिन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित नहीं किया गया है वहां आज से कुछ और सेवाओं के संचालन की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देशों में चाय, कॉफी और रबर बागानों में अधिकतम 50% कामगारों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर का विनिर्माण, कोयला उत्पादन, खान और खनिज उत्पादन, पैकेजिंग सामग्री तैयार करने वाले कारखानों को भी काम करने की अनुमति होगी। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय आज से काम करना शुरू कर देंगे। एक आदेश के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने संयुक्त सचिव और उससे ऊपर रैंक के सभी अधिकारियों से कहा है कि वे कार्यालय आएं, जबकि अन्य कर्मचारियों से बारी बारी से कार्यालय आने को कहा गया है। राज्यसभा सचिवालय ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया है। सचिवालयी स्टाफ से कहा गया है कि वे काम के समय सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानदंड का पालन करें। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मार्च के अंतिम सप्ताह से सचिवालय बंद है। संसद के दोनों सदनों की बैठक पिछले महीने की 23 तारीख को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। बजट सत्र निर्धारित समय से पहले ही समाप्त करना पड़ा था, जो 3 अप्रैल को पूरा होना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी कर्मचारियों को सलाह दी है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए आज से अपने कार्यालय में सभी एहतियाती कदम उठाएं। मंत्रालय ने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अपने चेहरे को मास्क से ढके रखें और जो कर्मचारी हॉट स्पॉट क्षेत्रों के पास रहते हैं उन्हें आवाजाही के लिए राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा और दफ्तर तभी जाना चाहिए जब राज्य सरकार की अनुमति हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि व्यक्तिगत साफ सफाई, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और संक्रमण मुक्त रहने के बारे में जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बैठकें केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट देने का कोई निर्णय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 1 सप्ताह बाद स्थिति की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए हॉट स्पॉट की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। श्री केजरीवाल ने कहा कि ऐसे व्यक्ति भी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं जिनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। इस बीच दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हॉट स्पॉट क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 79 कर दी है। इस सूची में 3 नए इलाके कापसहेड़ा में प्लॉट नंबर 1294, इंदपुरी में EA ब्लॉक और तिलक नगर में तिलक विहार शामिल किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने हॉट स्पॉट इलाकों को सील करने के आदेश दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि राज्य में गेहूं की खरीद को छोड़कर 3 मई तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्णय लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पहले की घोषणा के अनुसार केवल उन्हीं औद्योगिक इकाइयों, ईंट भट्टों और निर्माण इकाइयों को चलाने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास मजदूरों के लिए आवासीय सुविधा है और जो सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। तेलंगाना सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया है।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कल राज्य मंत्रिमंडल की देर तक चली बैठक के बाद ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि बैठक में किसी भी क्षेत्र को छूट नहीं देने का फैसला किया गया। श्री राव ने कहा कि राज्य में रात का कर्फ्यू और अन्य सभी पाबंदियां 7 मई तक ऐसी ही जारी रहेंगी जैसी अभी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की पुष्टि वाले 1738 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या 16,116 हो गई है। 2,302 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 519 लोगों की मौत हो गई है। पुदुचेरी में माही और कर्नाटक में कोडगु जिले में पिछले 28 दिनों में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि पिछले 14 दिन में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों से कोविड-19 से ग्रस्त किसी व्यक्ति का मामला सामने नहीं आया है। प्रवक्ता ने उन सेवाओं का ब्यौरा भी दिया जिन्हें आज से लॉकडाउन से छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि छूट के बावजूद यात्रियों के लिए हवाई, रेल और सड़क यातायात, शिक्षा संस्थान, औद्योगिक वाणिज्यिक गतिविधियां तथा होटल, रेस्तरां आदि सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र ने फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं निर्देशित की हैं और मजदूरों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें राहत शिविरों में बेहतर किस्म का भोजन मिलना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि राज्यों को अपने यहां चिकित्सा दलों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अब जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण यानी कि कम्युनिटी टेस्टिंग की जा रही है, तो मेडिकल टीमों को पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। यदि सामुदायिक परीक्षण के लिए जाने से पहले समुदाय के जिम्मेदार नेताओं को शामिल करके शांति समितियों को सक्रिय किया जाए तो काम सुचारू रूप से किया जा सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय देश के दूरदराज के इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान सेवाएं संचालित कर रहा है। ये उड़ान सेवाएं सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया, एलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और कुछ प्राइवेट कंपनी की ओर से चलाई जा रही है। अब तक ऐसी 180 उड़ानें संचालित की गई हैं, जिनके जरिए करीब 480 टन माल भेजा जा चुका है। सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों का ऑनलाइन डेटा पूल शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि www.covidwarriors.gov.in पर ऑनलाइन डेटा पूल बनाया गया है। इसमें डॉक्टरों के अलावा नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रीय युवा केंद्र, एनसीसी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्वयंसेवक तथा पूर्व सैन्यकर्मी शामिल हैं। राज्य, जिला या नगर निगम प्रशासन जरूरत के समय इनका सहयोग ले सकेगा। भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे के प्रति समर्थन दोहराते हुए कोविड-19 की रोकथाम के संयुक्त प्रयासों में G20 देशों के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने विभिन्न देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी दवा की आपूर्ति की है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के अन्य देशों के साथ मिलकर प्रभावी औषधि और वैक्सीन जल्द विकसित कर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए सभी देशों का सहयोग जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जनसाधारण को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत उपायों को जन जन तक पहुंचाएं। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पार्टी नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अपने 40 वर्ष पूरे किए हैं और प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता को कम से कम 40 व्यक्तियों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में दान के लिए प्रेरित करना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस बयान की कड़ी आलोचना की है कि भारत में कोरोना संक्रमण की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व का ये बयान वहां के आंतरिक मामलों से ध्यान हटाने की कोशिश है। प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 से मुकाबले पर ध्यान केंद्रित करने की जगह पाकिस्तान अपने पड़ोसियों पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।